वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का हिंदी का। और हिंदी का आपका इलेक्टिव का पेपर 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने एक और पेपर किया है, उसके दो पार्ट जो हमने ऑलरेडी करवा रखे, तो आप उसको भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने हिंदी के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस में ऐड करते जाऊंगा, जिससे आप सारी वीडियोस आसानी से ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का आपका क्लास 11 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है और 3 घंटे आपके पास रहेंगे पेपर को करने के लिए। ये सारी चीजें आपको पेपर के बारे में पता ही होगा। अब सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं। सामान्य निर्देश इसके है क्या? तो पेपर जो है वो हिंदी का पेपर दो सेक्शन में डिवाइड है। खंड का अ और खंड ब, दो सेक्शन में डिवाइड है। टोटल इसके अंदर आपको प्रश्न जो दिखेंगे वो 14 प्रश्न दिखेंगे। जो सेक्शन ए रहेगा खंड अ, इसके अंदर आपका जो है 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस है वो इसमें पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों के ही आंसर आपको देने के लिए कहा गया है। ठीक है। खंड ब देखिए, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका वर्णनात्मक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको पूरा आंसर लिख के देना होगा। आंतरिक इसके अंदर आपको विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना है और उसका पालन करने के लिए बोला गया है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर जो है देना है, अनिवार्य देना है। और जितना हो सके मतलब यथासंभव बोला गया है कि दोनों खंडों के प्रश्न जो है आपको क्रमशः उत्तर क्रमशः लिखना है। मतलब एक का आंसर दे दिया, दूसरे का आंसर दे दिया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, मतलब आपको बोला गया लाइन से, लेकिन जरूरी नहीं है, बोला है जितना हो सके। ठीक है। आपको जो आंसर पहले आता है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है। ये आपका हो जाएगा सामान्य निर्देश। आगे हम आते हैं सेक्शन जो आपका ए रहता है खंड आ, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 48 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है। 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है 40 के क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें हम, 10 नंबर का रहता है ये। और यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़कर उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। गद्यांश को नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पहले क्वेश्चन पे आना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। आपका पढ़ के जो है आप दोबारा फिर क्वेश्चन को पढ़ के फिर जाएंगे, इससे अच्छा है आप पहले क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पहला है आपका, लोकतंत्र का आधारभूत दूसरा पक्ष क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है। तो लोकतंत्र का आधारभूत दूसरा पक्ष क्या है? कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके आंसर आपको खुद ही लिखने पड़े। ठीक है। इसके अंदर आपको हिंट दिया जाएगा आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चन एक आदि होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, लोकतंत्र का आधारभूत दूसरा पक्ष क्या है, इसके अंदर आप ढूंढेंगे। यहाँ पे बात हुई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है, जिसमें ये होता है कि आप बोलने की स्वतंत्रता रहती है, अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके जो पैसेज है पूरा गद्यांश है, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर लिखा गया है। लोकतंत्र का आधारभूत दूसरा पक्ष जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो गद्यांश दिया हुआ है, इसमें अभिव्यक्ति के बारे में बात हुई है। ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई है, तो राइट आंसर यही जो है निकलेगा। आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, सार्वजनिक मुद्दों पर जो है स्वतंत्र विचार चर्चा और बहस क्यों जरूरी है? तो जो भी मुद्दे, सार्वजनिक मुद्दे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबका सॉल्यूशन हमें देना है, तो उसमें विचार चर्चा और बहस क्यों जरूरी होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ताकि लोकतंत्र का नेतृत्व सही हाथों में हो, ताकि आरामदायक जीवन जिया जा सके। तीसरा है ताकि राजनीतिक दलों पर आरोप मढ़ा जा सके। चौथा है ताकि आप जो है अपने अपने स्वार्थ सिद्ध किए जा सके। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ताकि लोकतंत्र का नेतृत्व जो है वो सही हाथों में हो सके, ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो इससे आप जानेंगे लोकतंत्र के बारे में बताया गया है, इसमें साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो सार्वजनिक मुद्दों पर जो है विचार विमर्श चर्चा बहस क्यों जरूरी है, एक बार हम इसमें देखते हैं हमें इसका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सार्वजनिक मुद्दों पर स्वतंत्र विचार चर्चा और बहस जरूरी है। इससे न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की गई है, बल्कि तार्किक चयन की स्वतंत्रता प्रदान कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, समाज में संवाद, अंतराल और सामाजिक तनाव को कम किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे आगे भी लिखा हुआ है कि हर नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है और अपनी इच्छा से नेता चुनने का बौद्धिक अधिकार है। तो यहाँ पे हम ये जो लाइन पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग यही आ रहा है कि जो सार्वजनिक मुद्दे है उसको स्वतंत्र विचार और चर्चा बहस इसलिए जरूरी है ताकि लोकतंत्र का जो नेतृत्व है वो सही हाथों में हो।
तीसरा क्वेश्चन देखे, सामाजिक तनाव और सामाजिक विद्वेष को किससे समाप्त किया जा सकता है? जो भी सामाजिक तनाव होते हैं और सामाजिक जो विद्वेष होते हैं उसको किससे समाप्त किया जा सकता है? इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हमें इसका आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप भी देखिए आंसर, मैं भी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरे को आंसर पूरा डायरेक्ट नहीं पता होता है सारे क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे हम ढूंढ के आपको दिखाएंगे कि आंसर कहाँ पे है। यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं हम, सामाजिक तनाव और सामाजिक विद्वेष की बात हुई है, तो हम ये ढूंढते हैं तनाव और विद्वेष के बारे में कहाँ पे बताया गया है। हम्म, इस वाले पहले पेज में तो आपका यहाँ कहीं लग नहीं रहा आंसर। दूसरे उस पे जाते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या आंसर हमें मिलता है क्या। सामाजिक तनाव की बात की गई है और विद्वेष की। तो एक बार हम इसका जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, इससे हमारा और आसान हो जाता है ढूंढना। तानाशाही से, परस्पर संवाद से, ठीक है, धन बल के प्रभाव से या वर्ग भेद से। तो ये है सामाजिक जो तनाव है, विद्वेष है, उसको किससे समाप्त किया जा सकता है? तो ये तानाशाही तो होगा ही नहीं, राइट आंसर ये होगा ही नहीं। धन बल के प्रभाव से ये भी नहीं होगा, वर्ग भेद से ये भी नहीं होगा, परस्पर संवाद से जो राइट आंसर ख लग रहा है। एक बार हम इसे दोबारा देखते हैं क्या हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तनाव और सामाजिक विद्वेष की बात की गई है। ठीक है, सामाजिक तनाव और विद्वेष, इसके अंदर हम ढूंढते हैं इसका आंसर हमें मिलता है कि नहीं मिलता। थोड़ा टाइम लग सकता है ये ढूंढने में, लेकिन मैं आपको आंसर उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आप भी करते। तो इसमें आपको जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको भी पता होगा। एक बार देखते हैं हम इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। इसमें भी हमें दिख तो नहीं रहा है, पर दोबारा देखते एक बार। व्यक्ति की, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा भी था यार। समाज में संवाद, अंतराल और सामाजिक तनाव को कम करता है। क्या चीज? यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसी चीजें, यहाँ से आप पढ़ेंगे, इससे न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की गई, किससे? जो स्वतंत्र विचार है, चर्चा और बहस है, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। तो इससे क्या किया जा सकता है? जो जो भी सामाजिक तनाव है और विद्वेष है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो परस्पर संवाद का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, डिबेट करके एक तरह से। तो ये राइट आंसर आपका खा निकल के ही आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन अब आपका चौथा है पहले क्वेश्चन का ही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है कब सामाजिक अराजकता का कारण बनती है? यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है कब सामाजिक अराजकता का कारण बनती है? तो ऑप्शन है आपके, जब अभिव्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करती है। ठीक है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है जब वो अपनी सीमा है उसका उल्लंघन करती है। दूसरा है जब अभिव्यक्ति अपनी सीमा में होती है। तीसरा है जब अभिव्यक्ति समरसतापूर्ण होती है या उपयुक्त सभी। तो हम एक बार देखते हैं जाके कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब सामाजिक अराजकता का कारण बनती है? तो राइट आंसर इसका क लग रहा है कि जब वो अपनी सीमा का उल्लंघन करती है। बाकी हम देखते हैं इसके अंदर हमें राइट आंसर कहाँ पे मिलता है इसका। इसको भी देखते हैं कहाँ पे इसका हमें आंसर मिलता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब सामाजिक अराजकता का कारण बनती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब अपनी सीमा का उल्लंघन करती है तो सामाजिक अराजकता का कारण बनती है। तो राइट आंसर आपका सीधा मिल गया है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वीं की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश से किसे बढ़ावा मिलता है? लोकशाही को, राजशाही को, तानाशाही को या प्रजाशाही को? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम एक बार देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब अंकुश लगाते हैं यानी रोक लगाते हैं तो किसे बढ़ावा मिलता है? इसमें लिखा हुआ है क्या? इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू है। इनमें से किसी पर भी आंच आने पर दूसरा स्वतः ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाता है, जो जनमत पर तानाशाही की स्थापना को बढ़ावा देता है। तो तानाशाही की स्थापना के अब राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका तानाशाही। ठीक है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा।
आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में आधुनिकीकरण को संभव बनाने में निम्न में से किसका योगदान नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला गया है। नागरिक की तार्किक क्षमता, भारतीय की नवाचारी प्रवृत्ति, अंधविश्वास और कुप्रथाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो राइट आंसर वैसे ग ही लग रहा है कि अभिव्यक्ति की जो भारत की जो आधुनिकीकरण है उसको संभव बनाने में अंधविश्वास और कुप्रथाएं उसका योगदान नहीं है। एक बार हम जाके भी देख लेते हैं कि इसके अंदर राइट आंसर कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे संवाद के माध्यम से अंधविश्वास, समाज कुरीतियों एवं रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है तथा मानव की तार्किक क्षमता, साहस तथा नवाचारी पृथ्वी को जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा दिया है। तो क्या है, संवाद के माध्यम से किस पे रोक लगाया गया, एक बार प्रहार किया गया, अंधविश्वास को और सामाजिक कुरीतियों को, ये हमारे बीच रोक लगा रहे थे आधुनिकीकरण में। तो राइट आंसर आपका जो है निकल कर आ जाएगा वो क आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि नहीं है बोला गया है। भारत के आधुनिकीकरण को संभव बनाने में किसका योगदान नहीं है? तो वो है अंधविश्वास और कुप्रथाएं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में संतुलन करना आवश्यक क्यों है? अधिकार असीमित होते हैं तथा उसका जो है उत्तरदायित्व सीमित है। अधिकार लोकतांत्रिक होते हैं तथा उत्तरदायित्व निरंकुश। अधिकार तथा उत्तरदायित्व परस्पर पूरक होते हैं, या अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में हम ढूंढते हैं इसके अंदर हमें कहाँ मिलता है इसका आंसर। तो इसको देखते हैं, हमें यहीं पे देखेंगे पत्रकारिता के संबंध में अधिकार एवं उत्तरदायित्व में संतुलन करना आवश्यक है। इसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है घृणा, संवाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। मजबूत लोकतंत्र हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसकी सीमा का तय होना भी आवश्यक है। ठीक है, इन दोनों में पूरकता के संबंध को स्वीकार करते हुए, यानी एक दूसरे के क्या है, ये पूरक है। तो राइट आंसर हमारा पूरक वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अधिकार तथा उत्तरदायित्व जो है ये परस्पर पूरक होते हैं। तो ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और सॉरी 8 की तरफ। समाज को अराजकता से बचाने के उद्देश्य से किस पर सीमित मात्रा में जो है तार्किक प्रतिबंध आरोपित किया जाना उचित है? सभी प्रकार के कर्तव्यों पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, नागरिकता पर, या सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम पर? तो ये आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, कर्तव्य पर हो ही नहीं सकता, नागरिकता पर भी नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो ख राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी प्रतिबंध की बात की गई है, समाज को जो अराजकता है उससे बचाने के लिए। बाकी आप ये पैसेज पढ़ेंगे, गद्यांश जो इसे पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका जो है राइट आंसर कहाँ है। ठीक है, हम चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे। बाकी इसका मैंने आपको बताया कि इसका आंसर आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, तो यहाँ पे ढूंढ लेना आप, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कराऊंगा तो उसमें ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए। गद्यांश के अनुसार पूछा गया नौवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की त्रासदी, अभिव्यक्ति की सीमा, अभिव्यक्ति की गरिमा। ठीक है, तो आगे देखें हम इसमें राइट आंसर हमें कहाँ मिलता है कि भारतीय संविधान पूरे जो विश्व है उसमें किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं पे मिल गया राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट रहता है, मनुष्य के सर्वांगीण यानी सभी तरह का विकास हो सके उसके लिए जो है क्या चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए बोला गया है? तो परस्पर विवाद, ठीक है, परस्पर संवाद, ये आपका जो है निर्यतिक संवाद या जनतांत्रिक परिवाद। तो राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। आप ढूंढ लेना परस्पर संवाद यानी चर्चाएं जो होती है, बातचीत होती है, ये इसमें आ जाएगा। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ख। बाकी इसके अंदर आप ढूंढ लेना क्या राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से ही कुछ आंसर जो है वो हमें खुद ही पता चल जाते हैं कि कौन से जो है राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन पहला। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये है आपका काव्यांश वाला। ठीक है, इसकी ये आपका 8 नंबर का है, इसमें भी आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे हम देखें जो है बोला गया है नीचे दो अपठित काव्यांश दिए गए, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनने के लिए बोला गया। तो पहला काव्यांश ये है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस पे हम आते हैं डायरेक्ट। प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या करने के लिए कह रहा है? ठीक है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे, ये जो आपकी दी हुई है जो काव्यांश आपका दिया हुआ है, मन दीपक निष्कंप जलोरे सागर की उतालू तरंगे
आसमान को छू जाए, डोल उठे डगमग भूमंडल। ठीक है, तो हमने 2-4 लाइन पढ़ी और इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, जैसे बाधाओं से भयभीत होकर पलायन करने के लिए। ठीक है, ये कोई नहीं बोलता है कि आप जो है जो भी बाधाएं हो उससे डरने के लिए। पतंगे के समान जो है सामान दीपक में जल जाने के लिए, ये भी नहीं होगा। बाधाओं का सामना कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये राइट हो जाएगा आपका। श्रांत और क्लांत होकर कर्तव्य पथ बदलने के लिए, कोई भी रास्ता अपना बदलने के लिए नहीं बोलता है। तो राइट आंसर ग निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले का ग हो जाएगा। आगे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कालजयी बनकर कैसी विधाओं का दलन करने हो गया है। ठीक है, कालजयी बनकर कैसी जो बाधाओं है उसका दलन करने के लिए कहा गया है। तो हम एक बार देखते हैं पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है, कालजयी बनकर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कालजयी बन उसे दलोरे, किसे? यहाँ पे देखें, फिर भी तुम जहरीले फन को कालजयी बन उसे दलोरे। ठीक है, एक बार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हमें आंसर पता चलेगा। सागर में ऊंची उठती लहरों को बोला गया है, तो नहीं। ज्वालामुखी फटने जैसी आपदा को नहीं। धूमकेतु जैसी जो बिजली के प्रकाश होने वाली कंपन को, या जीवन में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो राइट आंसर मुझे घ लग रहा है। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, कंफर्म करेंगे घ सही है कि नहीं है। एक बार मैं आपको पंक्तियां पूरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपकी पंक्तियां दी हुई है। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पत्थर और कांटे किसके प्रतीक है? तो आप भी सुनते होंगे, बीच में हमारे जो है पत्थर की तरह अटका पड़ा हुआ है, तो क्या होता है वो? कदम कदम पर प्राप्त होने वाली बाधाएं। ठीक है, राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। धरती का अंतर क्यों हिल जाता है? तो रीजन क्या है धरती के जो अंतर है वो हिलने का। तो यहाँ पे हम देखते हैं पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है, धरती का अंतर हिलने से। ठीक है, एक बार देखते हैं इसके अंदर हमें मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है धूमकेतु बिजली सी दयातु से धरती का अंतर हिल जाए। ठीक है, तो राइट आंसर जैसा क्या आ जाएगा आपका, धूमकेतु बिजली से संबंधित जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धरती अंतरिक्ष से धूमकेतु की वर्षा, ये भी नहीं होगा। धरती पर धूमकेतु के बिजली के प्रकाश के कारण। ठीक है, एक ये हम देखते हैं एक बार दोबारा कि राइट आंसर यही होगा कि नहीं होगा। प्रकाश के कारण बोला गया है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है मुझे पहले भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। एक तो ये था और एक धरती पर बढ़ने वाले छल प्रपंच अत्याचार अन्याय व बैर भाव के कारण। ठीक है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। आपको मुझे एक बार कमेंट करके बताना है कि क्या राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी सारी पंक्तियों को एक एक लाइन लिखूं और अर्थ बताऊं, क्योंकि पेपर जो है वैसे ही बड़ा बनता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिनट का बनता है, आधे घंटे का करीब बन जाता है या उससे ऊपर। तो उतने समय तक बच्चे देखते नहीं है, 3 से 4 मिनट। ठीक है, कम से कम 3 से 4 मिनट ही बच्चे जो है वीडियो को देखते हैं पूरा। इतने तक मतलब 3 से 4 मिनट का ही देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे वीडियो नहीं देखते पूरा। तो आपको बताना है वैसे मुझे इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। धरती पर बढ़ने वाले पाप या तो ये होगा या तो ख होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। लाइन देखिए पंक्तियों की, तो हमें ये लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है राइट आंसर। आगे आप बताएं मुझे क्या होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मन दीपक निष्कंप जलोरे से जो कवि है उसका क्या मतलब है? मन दीपक निष्कंप जलोरे, आशा रूपी दीपक का मन में दृढ़ता के साथ जलना। ठीक है, इच्छा रूपी दीपक का मन में दृढ़ता के साथ जलना, साहस रूपी दीपक का मन में दृढ़ता के साथ जलना। तो यहाँ पे साहस रूपी, आशा रूपी, इच्छा रूपी के बारे में बात की गई है। हम एक बार देखते हैं इसके बारे में बताया गया क्या इसके अंदर। इसके आशा रूपी, ठीक है, इच्छा रूपी, यहाँ पे जो है बताया गया है क्या। यहाँ पे कुछ ऐसा तो लाइन हमें नहीं दिख रहा है कि इसके बारे में बताया गया हो, लेकिन राइट आंसर जो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो आएगा वो लगभग सारी चीज के बारे में ही बता रहा है। तो ऑप्शन घ जो है राइट आ जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कवि लोगों को जो है चुपचाप किस राह में जलने के लिए जो है कह रहा है, चलने के लिए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाधा और विपदाओं से भरी राह में, फूल और सुगंधों की भरी राह में, पर्वत झरने और जलाशयों की भरी राह में, या निष्कंठ सरल राह में। तो ऑप्शन ख राइट आंसर लग रहा है कि बाधाएं और विपदाएं है उससे भरी राह में जो है चलते जाओ। आगे देखिए हम क्वेश्चन 7 है आपका, मन दीपक निष्कंप जलोरे में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार जो है राइट निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ख राइट हो जाएगा। आगे देखिए प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, ओज गुण। ठीक है,
गुण के भी कई प्रकार होते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो, और रूप ये जो अलंकार है अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। अथवे में दिया गया है जो 48 थे ना क्वेश्चन, 48 में से जो 40 करने थे आपको, ठीक है, उसमें से आप इन दोनों में से जो 8 क्वेश्चन है एक करना है। जैसे ये तो अथवा वाला काव्यांश कर लो, या तो दूसरा या तो पहला, तो 8 क्वेश्चन है, 8 माइनस कर देंगे तो 40, इस तरह से आपको ये करना है। कवित्री को बार बार किसकी याद आती है, तो यहाँ पे देखेंगे बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ठीक है, बचपन की याद आ रही है, तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले का। बचपन का आनंद कैसा होता है, संतुलित, अतुलित, तामसिक या पाशविक, ठीक है, बचपन का जो आनंद है वो कैसा होता है, तो एक बार हम इसमें देखते हैं बचपन के आनंद के बारे में बताया गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, ठीक है, तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, ऑप्शन जो ख है वो राइट निकल कर आ जाएगा, अतुलित। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया, बचपन का खेलना खाना और घूमना फिरना कैसा होता है, चिंता युक्त और स्वच्छंद, या चिंता मुक्त और स्वच्छंद, चिंता युक्त और बंधन युक्त, या चिंता युक्त द्वंद युक्त, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं बचपन का खेलना खाना घूमना जो है कैसा होता है, यहाँ पे बताया गया है क्या, देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए, चिंता रहित, खेलना खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद, ठीक है, तो चिंता रहित स्वच्छंद आपका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ख जो है वो राइट आंसर निकल कर हो जाएगा, चिंता मुक्त और स्वच्छंद। आप भी बचपन में अगर देखें तो कोई चिंता नहीं रहती थी किसी चीज की, तो ये है बचपन का खेलना खाना और घूमना फिरना जो है चिंता मुक्त और स्वच्छंद होता था। कवित्री ने किसको जयमाला के समान बताया है, फूलों को, बचपन को, आंसुओं को, या हंसी को, ठीक है, जयमाला के समान किसको बताया, तो हम देखते हैं एक बार इसमें क्या बोला गया है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, ठीक है, बड़े बड़े मोती से आंसू जो है जयमाला पहनाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू, आंसू के बारे में बोला जा रहा है, आंसू जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो ऑप्शन ग जो है वो राइट हो जाएगा। बाकी आपको कुछ गलती हो या गलत लगे तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आते हैं। 5वां है, काव्यांश में कवित्री ने अपने घर की तुलना किससे की है, नंदन वन से, कानन वन से, दंडक वन से, या चंपा वन से, तो घर की तुलना किससे करी है एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया का मतलब घर ही होता है, ठीक है, झोपड़ी जैसा घर, तो उसे हम कुटिया बोलते हैं। तो ये आपका नंदन वन जो है का राइट आंसर पहले का, और जो 5वें का पहला जो है का वो सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन है, बचपन को बुलाने से कवित्री का क्या आशय है, अपने बचपन को बुलाना, स्वयं के बचपन को याद करना, बच्चों के बचपन की बातें याद करना, बातें करना, या बच्चों के बचपन को याद करना, ठीक है। तो बचपन को बुलाने से कवित्री का क्या मतलब है, यहाँ पे एक बार देखते हैं। इसका आंसर आपको जो है मुश्किल ही इसके अंदर मिले, इसका आंसर जो है ऐसा होगा कि बचपन को अपने याद कर रहे वो, ठीक है, स्वयं अपने ही बचपन को जो है याद करना, तो ऑप्शन जो खा है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप करेक्ट जरूर करें अगर कुछ गलती हो मेरे से तो। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथन दिया गया और कारण दिया गया, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, ठीक है। कवित्री अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी, तभी उसके बेटे ने आवाज दी, ठीक है। इसमें देखिए दोनों सही है, ठीक है, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे को एक दिक्कत आ रही है इसमें कि बिटिया यहाँ पे कहा जा रहा है, बिटिया मतलब क्या है, यहाँ पे फीमेल का हो रहा है, लेकिन बेटे कहा जा रहा है यहाँ पे, तो इन चीजों में दिक्कत है। राइट आंसर वैसे आपका अगर यहाँ पे बिटिया हो तो वो का हो जाएगा, बाकी कथन हमको सही लग रहा है, कारण गलत, तो इसमें आप जो है कथन ए गलत, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे समझ सकते होंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन, कि मैं बचपन को बुला रही थी और उठ गई बिटिया मेरी, कवित्री अपने बचपन के दिनों को याद करी थी, तभी उसके बेटे ने आवाज दी, ठीक है। तो उठ गई यहाँ पे बोला, बिटिया मेरी यहाँ पे बेटे यूज किया गया है, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो आप जरूर बताइए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस है, तो वो आपका ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा, अद्भुत रस, ठीक है। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका अद्भुत रस। आप जरूर कमेंट में भी बताइए, कुछ कमियां मेरे में हो सकती है, मैं आंसर के
पूरा आंसर मेरे को नहीं पता है, मैं आपके सामने जो भी रखता हूँ उसमें मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसे होते कि समझ सको खुद, तो आंसर अपने आप भी मैं कोशिश करता हूँ बताऊं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे बोला गया है अनन्या जो है ने देश के बहु चर्चित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्टिंग ऑपरेशन किया, यह किस प्रकार की पत्रकारिता का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा खोज परख जो पत्रकारिता होता है, इसके ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी सबूत होते हैं जुटाते हैं, तो उसमें फोटोज हो गए, ठीक है, सबूत दिखाने पे जो फोटोज के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू ली जाती है, तो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टिंग ऑपरेशन, इसे जो है खोज परख पत्रकारिता से नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए हम मिलान करने के लिए बोला गया है, मिलान करना है आपको अ और ब से, ठीक है। तो समाचार को रद्द करने का निर्देश जो है वो किल, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं किल, किल मतलब एक तरह से जान से मारना भी होता है, खत्म हो जाना, रद्द करना भी एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार पत्र का जो पहला भाग होता है वो क्या होता है आपको बताना है, क्या होगा, ये होगा फ्लैश, ठीक है। और जो है किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करना वो क्या है, कवर करना। तो इसमें क्या होता है कि फ्लैश जैसी चीज जो होती है उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश किया जाता है। ऑप्शन भी आपके दिए हुए, ऑप्शन क्या होंगे एक बार हम मैच करके देखते हैं। पहले का तीसरा कहाँ पे है, ठीक है, इसमें हमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, दो में हमें दिख रहा है, यानी ये दो तो गलत हो ही गए, ठीक है। ये हो गया सही, ये हो गया सही। दूसरा क्या है, दूसरे का बोला गया यहाँ पे पहला, दूसरे का पहला इसमें है, दूसरे का दूसरा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ख जो है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साहित्यिक की डायरी की किसकी रचना है, ठीक है, साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है, वो है गजानन माधव मुक्तिबोध की, ठीक है। पहले का राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा गजानन माधव जी है, मुक्तिबोध की इनकी रचना है साहित्यिक की डायरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, किसी समाचार पत्र की संपादक का व्यक्तित्व किस पृष्ठ पर मुखरित होता है, तो वो होता है संपादकीय, ठीक है, संपादकीय पृष्ठ पर। ऑप्शन ख निकलकर राइट आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, पीठ पत्रकारिता का संबंध किस प्रकार के समाचारों से है, सनसनीखेज जो है समाचारों से होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो होता है का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसमें ये होता है कि आपने देखा होगा कि अ, बहुत जो है जो भी न्यूज होती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, बहुत हाइप क्रिएट की जाती है इसके अंदर। तो ये पीठ पत्रकारिता है जिसमें सनसनीखेज बताया जाता है, ये आपने देखा भी होगा न्यूज चैनल पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, जिसके हमने 5 क्वेश्चन किए। ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे गए थे। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे काव्यांश है, उसको पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बोला गया है, ठीक है। और ये काव्यांश आपकी किताब से ही शायद आपकी किताब से ही लिए गए हो। हम आते हैं एक बार क्वेश्चंस की तरफ। देवदारू कानन में किसका निनाद जो है गूंज रहा है, ठीक है। तो एक बार हम ऊपर की बादल को घिरते देखा, ये आपकी किताब से पूछा गया है। तो यहाँ पे सशत निर्झर निर्झरीकल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से, यहाँ पे देखेंगे पहला ही क्वेश्चन आपका देवदारू वर्ड से संबंधित है। तो देवदारू कानन में किसका निनाद घूम रहा है, गूंज रहा है, सैकड़ों छोटी जो है बड़ी नदियों का, सैकड़ों छोटे बड़े झरनों का, सैकड़ों पक्षियों का, या सैकड़ों जो मधुमक्खी है छोटी बड़ी उनका। तो ये तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है, पक्षी भी गलत हो जाएगा। झरने जो है राइट आंसर, मेरे को लग रहा है कि राइट आंसर ख जो झरना है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निर्झर की बात हुई है, झरने के से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मुझे जो आपका झरना वाला है ऑप्शन वो सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन का ख जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हिमालय के उस स्थान पर झोपड़ियां किसके पत्तों से बनी थी, तो हम एक बार देखते हैं झोपड़ियां किसके पत्तों से बनी थी, लिखा हुआ है क्या, हमने तीसरी लाइन पढ़ी थी, जैसे चयनित धवल जो है भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, ठीक है। कुटी की बात हो रही है, कुटिया जो है घर कोई कहते हैं एक तरह से। तो जो है भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा आपका भोजपत्रों भोज वृक्ष के पत्तों से, ठीक है, राइट आंसर यही आ जाएगा। आप जो है एक बार देख लीजिए, कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं, मुझे पूरी की पूरी ये जो पोएम्स लिखी रहती है, कविताएं लिखी रहती है, पूरी आती है, ऐसा नहीं है, मेरे में भी कुछ कमियां हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे पान पत्र से रिलेटेड भी आपको दिखेगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे कोटिया के बारे में बात की गई है नहीं,
ठीक है, घर के बारे में किसी तरह की बातचीत नहीं की गई है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है प्रस्तुत जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है। प्रस्तुत काव्यांश में हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, किन्नर किन्नरियों की आंखें मदिरपान के कारण लाल है और किन्नर किन्नरियों के हाथ में कोमल उंगलियां सितार पर जो है फिर रही है। तो ये चीजें हम देखें हिमालय के बारे में जो है उनकी जनजातियों के बारे में वर्णन तो है ही इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे हिमालय सा लिखा हुआ वर्ड, देखते हैं एक में इसमें हमें मिलता है कि नहीं मिलता। इसके अंदर हिमालय से हिमालय की तरह तो नहीं लग रहा वर्ड, लेकिन हिमालय में क्षेत्र नदियों के बारे में बात हो रही है तो मेरे को ये सही लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है। किन्नर किन्नरियों की आंखें मदिरापान के कारण जो है लाल है। तो मदिरापान अभी हमने जो है वर्ड देखा, यहाँ पे किन्नर किन्नरिया देखा, ये देखिए मदिरारूण आंखें वाले उन। ठीक है, ये इसका मतलब ये जो है लाल मदिरापान करने के कारण उनकी आंखें लाल दिख रही है, ये सही हो जाएगा। किन्नर किन्नरियों के हाथ की कोमल उंगलियां सितार पर फिर रही है। ठीक है, सितार का मतलब होता है हाथ से जो हम बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया या आपका जो है सितार आपने सुना भी होगा, जो बीन हो गया बजाया जो जाता है, उसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे मृदुल जो है मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। वंशी का मतलब होता है हाथ से बजाई जाने वाली चीज, जैसे जो बांसुरी हो गया, ये सारी चीज हो गई। तो तीनों हमें सही लग रहे हैं। बाकी एक बार आप जरूर बताइए राइट आंसर आपको क्या सही लग रहा है। बाकी मुझे पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही लग रहा है। फोर्थ की तरफ आएंगे, किन्नरियों के गले की तुलना किससे की गई है? मछली से, कुंभ से, शंख से या कोमल से? तो आपको भी पता होगा उनकी आवाज जो है भारी होती है। ठीक है, तो मछली से तो होगा नहीं, कुंभ से भी नहीं, शंख की तरह जो है लगती है। राइट आंसर जो है शंख सा हो जाएगा। आगे इसमें एक बार हम देखते हैं क्या मिलता है इनकी आवाज के बारे में। ठीक है, किन्नरों के आवाज के बारे में यहाँ देखेंगे, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में। ठीक है, तो शंख सा जो है राइट आंसर हमें शंख वाला जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किन्नर किन्नरियों को उन्मत्त क्यों कहा गया है? ठीक है, तो मदिरापान के प्रभाव के कारण, देवदार की वृक्षों के कारण, सुंदर वेशभूषा के कारण या इंद्रनील की माला के कारण? तो ये होता है मदिरापान के प्रभाव के कारण जो है उन्मत्त कहा गया इनको, का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका छठा है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? तो ये आपका जो निकल कर आ जाएगा। एक बार आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा, कौन सा गुण है? ठीक है, प्रसाद गुण जो है वो राइट आंसर मुझे लग रहा है कि प्रसाद गुण है। और यहाँ पे मैं आपको गुण के प्रकार नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत पेपर में आपको करवा रहा हूँ, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं कुछ वो सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, कोई लेक्चर में किसी टॉपिक पे नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको राइट आंसर बताते जाऊंगा, पेपर करवा रहा हूँ मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, इसको गद्यांश को पढ़ना है, उसके क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देने। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जो लोग अपने ही देश हितैषी लगाते हैं। ठीक है, इस पंक्ति में देश हितैषी से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे हितैषी का मतलब क्या होता है कि देश हितैषी का है देशभक्त। ठीक है, ऑप्शन ख राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा, जो लोग अपने देश हितैषी लगाते हैं वो अपने सुख को होम करके जो है अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, मतलब देशभक्त आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? तो अपनी खराबियों के मूल कारणों से जो को खोजने में जो है समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कौन सा वाक्य सही है बोला गया? ठीक है, तो ये तो हमें गलती दिख रहा है। घर में व्यभिचार करने आए व्यक्तियों का सत्कार करना चाहिए, विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए, देश के लिए अपने दुख जो है सुख जो भी है मान का बलिदान करना बेमायनी है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये सही हो जाएगा। विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। तो ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेखक छुपे हुए चोरों को बांधकर कैद करने के लिए क्यों कहता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है गद्यांश, इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि उन चोरों को वहां से पकड़ पकड़ के लाओ, उनको बांधकर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहे कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आए तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे,
जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। ठीक है, तो ये चीजें बोला गया है। हम देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है। क्योंकि ऐसे लोग देश की प्रगति में अपना सार्थक योगदान देते हैं, योगदान नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सदैव देश को लूटने में लगे होते हैं। एक चीज तो ये सही लग रही है। तीसरा देखिए हम, क्योंकि ऐसे लोग विदेशों में देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हिंसक पशु के समान है। तो ये दोनों में से एक राइट होगा, और मुझे जो लग रहा है वो घ राइट आंसर लग रहा है। ऐसे लोग हिंसक पशु के समान होते हैं। ठीक है, घ वाला जो है राइट आंसर लग रहा है। बाकी अपने ही देश को लूटते हैं, ये भी मेरे को सही लग रहा है। इसमें आप एक बार जो है इसको पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको देखिए, इसमें पूरा ऐसी चीजों में आंसर पूरा डायरेक्ट नहीं दिया जाता। आपका जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो, इसमें थोड़ा आपको दे भी देते हैं कि आंसर क्या होगा, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दोनों मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन आपका अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो तो ये आपका घ वाला जो है राइट आंसर लग रहा है। आगे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लेखक जो है वह विचार करने आए पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहता है? यथाशक्ति आदर सत्कार, यथाशक्ति विरोध, यथाशक्ति मान सम्मान, या उम्र कैद। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है विरोध करने के लिए। ऑप्शन ख आपका राइट हो जाएगा। विरोध करने के लिए बोला गया है। हम एक बार आपको उस लाइनों पे भी ले चलते हैं, इनके लिए विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ पे है ये? तो यहाँ पे देखिए, कोई पुरुष व्यभिचार करने आए तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, यानी विरोध करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विरोध करने के बारे में बात हो रही है। राइट आंसर आपका ख निकल कर आ जाएगा। कमर कसना मुहावरे का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब आपको पता होगा, तैयार होना एक तरह से। ठीक है, ऑप्शन जो ख है वो राइट निकल कर आ जाएगा, तैयार होना। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका छठा। निम्नलिखित कथन कारण दिए गए हैं और उनको पढ़ना है, और उनके जो भी विकल्प है उनमें से एक सही विकल्प चुनकर लिखना है। जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में काटा हो उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। ठीक है, ये तो सही बात है, पहला तो हमें सही लग रहा है। कारण क्या है? लेखक के अनुसार विकास में बाधक तत्वों की जड़ में हमेशा खाद पानी डालते रहना चाहिए। भाई बहुत हंसी वाली चीज है, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या है, कथन ए सही लग रहा है, लेकिन आर जो है बहुत गलत है। सही है, तो कथन ए सही है, लेकिन आर उसकी जो है गलत व्याख्या करता है। ऑप्शन घ जो है राइट निकल कर आ जाएगा। आपको इन ऑप्शनों को पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो घ वाला है वो दूसरे नंबर पे चला जाता है। कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे जो है ए गलत बोला गया है। कथन ए तथा कारण दोनों गलत है। ऑप्शन घ जो है सही निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करने के लिए बोला गया। आवारा मसीहा पाठ के अनुसार बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। शरद के पिता बेहद कठोर अनुशासन वाले साहित्य संगीत विषय विहीन शुष्क प्रकृति के व्यक्ति थे। शरद अपने बाल्यावस्था में किसी बंधन निषेध या कठोर अनुशासन में बंद कर रहना नहीं चाहता था। जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन का घटनाओं का तथ्यपरक किंतु साहित्यिक सरसतापूर्ण वर्णन होता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। इस क्वेश्चन का आंसर आवारा मसीहा पाठ में है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है अगर आपने चैप्टर पढ़े हो तो। ठीक है, शरद के पिता के बारे में बोला गया, साथ में उसके बारे में भी बोला गया। आपके सामने नीचे ऑप्शन दिए हुए, केवल दूसरा, केवल पहला, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, और दूसरा और तीसरा। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। आगे हम आते हैं, गांगुली परिवार में किस कार्य को शास्त्र में समुद्र यात्रा के समान माना जाता था? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ये चैप्टर वाले क्वेश्चन है। आपको मुझे इसके बारे में बताना है कि क्या निकल कर आएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला गया। इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। यहाँ पे मिलान है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कौन सा कथन आपको सत्य दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो इसके भी ऑप्शन आपको नीचे है। देखिए, चैप्टर वाली चीजें जो है एमसीक्यू में आपको चैप्टर का नाम बता दिया हूँ, आपको एक बार इसे देखना है और बताना है मुझे। मकबूल ने अपनी ऑयल पेंटिंग बनाने का निश्चय किसे देखकर किया था? ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, किसको देखकर किया था आपको बताना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिभा के विकास का सही अवसर तथा मार्गदर्शन मिलने से सफलता अवश्य मिलती है। ये बात किस पर जो है चरितार्थ होती है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, मैं इन क्वेश्चंस के आंसर इजी है और ये आसानी से मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं फिर भी नहीं बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे कमेंट भी करते कि आप आंसर क्यों नहीं बताते। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी देता हूँ। ये 6 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो सॉरी छठा जो क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा पाठ हो गया, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपको मुझे कमेंट में बताने हैं लाइन से कि क्या होंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6। और पार्ट 1 जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में हम आगे से जो है सेक्शन बी करेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट आपका जो है पार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में हिंदी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जल्दी मैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।